सबसे बड़ी समस्या रहती है नहरों में पानी की। और इस बार तो इतनी निष्कर्ष सरकार आई है पंजाब के अंदर, जो ऐसा लगता है कि कहीं तरह किसी तरीके से कमिटेड नहीं है। किसानों का इतना बड़ा नुकसान इस गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया है, इस गंगानगर को बिहार बना के छोड़ दिया। ऐसा नशा जो कि हम सोचते थे कि शायद पंजाब के अंदर इसका प्रचलन चला है पिछले 10-5 सालों में, गंगानगर के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुलेआम बिकने लगे। जब फसल तैयार हो जाती है और तब सरकार कहती है कि साहब आप गिरदावरी की रिपोर्ट लेके आइए, आप ये चीज लेके आइए। आप बोले जब सारा आपके रिकॉर्ड में है लेकिन आपकी मंशा खराब है, बीमा है, सरकार बैठी है, जहां के किसानों का कितना पैसा लग गया बीज का, पेस्टिसाइड का, इंतजार करता है कि साहब फसल आए तो मैं मेरा कर्जा चुकाऊंगा। उनकी हालत इन्होंने खराब करके छोड़ दी है। कन्हैया मर्डर कांड हुआ, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा, यहां पर पार्टी की पॉलिसी चलेगी। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रदीप धीमान और आप देख रहे हैं पब्लिक गार्डियन राजस्थान। राजस्थान में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। रैलियां हो रही हैं और हर कोई अपनी बात कहने की, जनता तक पहुंचाने की कोशिश में है। और इस वक्त हम श्री गंगानगर में हैं। यहां भी चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से जो है गर्मा चुका है। तो हमें देखना होगा कि इस श्री गंगानगर में कैसे और किस तरह कौन जीतता है सत्ता का ये दंगल। तो खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं सत्ता दंगल। और आज सत्ता दंगल में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता और यूआईटी के एक्स चेयरमैन संजय महिपाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सभी देखने वाले दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, अभिवादन आपका। जी सर, जैसे मैंने कहा कि अभी दंगल है एक तरह का, हर शख्स कोशिश कर रहा है, आपने भी पर्चे भर दिए हैं। क्या लगता है सबसे पहले कि टिकट का क्या होगा? देखिए, टिकट के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। इस बार राजस्थान में बीजेपी का एक तरफा माहौल है जी, तो प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं बीजेपी की टिकट लूं और चुनाव लड़ूं और उस जीत करके एमएलए बनूं जी। इसलिए इसके बहुत लंबी लिस्ट जो है यहाँ टिकट मांगने वालों की है जी। उसके अंदर एक आदमी, एक व्यक्ति मैं भी हूं। लेकिन सर, इस लंबी लिस्ट की अगर बात करें, इनमें कुछ ही लोग होंगे जो जनता को इतने अच्छे ढंग से जानते होंगे। जैसे आप इस शहर को जानते हैं, तो क्या क्या ज़रूरतें महसूस करते हैं, लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, ऐसी क्या क्या उनकी मांगे हैं जो पिछले 5 सालों में या 10 सालों में पूरी नहीं हो पाई? देखिए, गंगानगर जो है वो एक पूरा, अगर गंगानगर की विधानसभा को अगर देखें, पूरे जिले की विधानसभाओं को देखें, तो ये कृषक बहुल्य ये समझ लीजिए, ये अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है जी। हालांकि गंगानगर की जो विधानसभा है उसमें शहरी वोट ज़्यादा हैं, ग्रामीण वोट कम हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं उनका सबका रोजगार का जरिया जो है वो सारा कृषि पर आधारित है जी। यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं वो सब एग्रीकल्चर बेस हैं जी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि गंगानगर के अंदर हमारा जो कृषक है, जो फार्मर है, उसकी बड़ी समस्याएं रही हैं इन 10 वर्षों में। सबसे बड़ी समस्या रहती है नहरों में पानी की जी। अब पंजाब से जो राजस्थान के अंदर पानी आता है उसकी 3 मुख्य नहरें हैं। हमारा जो गंगानगर का जो इलाका है इसके अंदर गंग कनाल, भाखड़ा और राजस्थान कनाल जी का पानी आता है जी। हमेशा पंजाब की सरकारें, चाहे वो पहले सरकार रही और इस बार तो इतनी निष्कर्ष सरकार आई है पंजाब के अंदर, जो ऐसा लगता है कि कहीं तरह किसी तरीके से कमिटेड नहीं है जी। उन्होंने राजस्थान का पानी बंद कर दिया। गंगानगर के इस नहर को बने को लगभग 95 वर्ष हो चुके हैं जी। और इस 95 वर्षों में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि बिना किसी घोषित बंदी के कभी ये नहर बंद हुई हो जी। और उन्होंने नहर बंद कर दी। लगभग 40 दिन तक गंगानगर की नहर बंद रही। तो सबसे बड़ा दिक्कत है पानी की। अच्छा, वजह क्या मानते हैं? कुदरती आफत को वजह मानते हैं या ये कुदरती राजनीति? ऐसा है, इतना पानी पाकिस्तान में छोड़ा इन्होंने और जो फिरोजपुर फीडर है जहां से पानी हमारे को डाइवर्सन होता है, वहां पर 9500-9800 क्यूसेक पानी चल रहा था। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा 2400-2500 क्यूसेक का हिस्सा बनता है इस महीनों का। और जब वो वहां पानी दे रहे हैं, इन्होंने पंजाब के अपने इलाके को ज्यादा पानी दिया जी।
और राजस्थान के जो हमारा गंगानगर के जो इलाके का जो हक था जी। वो इस पंजाब की जो सरकार है इसने मारा। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ गंगानगर के किसानों की रही। हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार, इतनी असंवेदनशील सरकार है कि इन्होंने 5 वर्षों में केवल मात्र गहलोत की सरकार ने कुर्सी बचाने के लिए प्रयासरत रही। इनको कोई इस बात की चिंता नहीं रही कि किस इलाके में जनता किस तरीके से प्रताड़ित है। कुर्सी बचाना यानी कि जो विपक्ष था वो आरोप प्रत्यारोप कर रहा था, लेकिन इन्होंने काम की जगह सिर्फ खुद को बचाया। आपके कहने का ये आरोप मतलब है? प्रत्यारोप तो बात की बातें होती है, जिम्मेवारी होती है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारे यहाँ लाखों हेक्टेयर की जमीन के अंदर जो इतना बड़ा अनाज का पैदावार होना था जी। हमारे यहाँ बहुत बड़ी कॉटन की पैदावार होती है, ग्वार की पैदावार है, मूंग की, इस समय की जो बात बता रहा हूं, और ये लाखों हेक्टेयर जमीन जो है इन्होंने बर्बाद कर दी। जी। और 40 दिन बंदी रहने के बाद इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा किसानों को। भाजपा ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, जी। फिर जाकर के उन्होंने सरकार से पैरवी करने के लिए बात करी। 40 दिन तक वो बैठे रहे। तो ये बहुत बड़ी समस्या किसानों की पानी की है। जी। दूसरा, किसानों की अगर समस्या की बात करें तो एमएसपी के ऊपर हमारे पड़ोस में स्टेट है हरियाणा। जी। हरियाणा के अंदर टोटल प्रोडक्शन सरसों का होता है 10 लाख टन का, और उस 10 लाख टन में से 9 लाख टन ही होता है, बल्कि जी। 9 लाख टन में से उन्होंने 3.5 लाख टन सरसों वहां खरीदी, लगभग 40%। जी। राजस्थान में 50 लाख टन सरसों पैदा होती है, जी। वहां 9 लाख टन होती है, यहाँ 50, और इन 50 लाख टन में से भी 3.5 लाख टन इन्होंने खरीदी है। इसका मतलब ये था कि किसानों का इतना बड़ा नुकसान इस गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया है। किसान बहुत दुखी हैं। जी। केंद्र सरकार लगातार फीडबैक लेती है कि साहब आपको कितना प्रोडक्शन है, कितनी आपको यूरिया चाहिए, कितनी आपको मतलब दूसरी खाद चाहिए। इतनी बड़ी सप्लाई देने के बाद लगातार 5 वर्षों तक इस गंगानगर जिले का किसान जी। लगातार लाइनों में लगा रहा। रात को 11-12 बजे तक उसको इस बात की चिंता थी कि मुझे खाद नहीं मिली तो मैं बिजाई कैसे करूंगा। जी। सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की किसानों की। जी। बात करें शहर की, इस शहर की इतनी बड़ी दुर्दशा इन्होंने कर दी। पूरे गंगानगर का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण इन्होंने इस गंगानगर को बिहार बना के छोड़ दिया। बिहार कैसे मतलब? बिहार इसलिए बन गया कि पिछले 5 वर्षों के अंदर गंगानगर के अंदर इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है कि यहां के कोई पुरुष या हमारी बहनें, हमारी बेटियां जी। रात्रि के वक्त अकेले नहीं घूम सकती। उसका कारण है कि इतने गुंडे इकट्ठे हो गए, सभ्य आदमी के साथ चलते ही हमले हुए हैं। और ऐसे अनगिनत बता रहा हूं आपको, अनगिनत ऐसे केस 5 वर्षों में हुए हैं जिसके अंदर सभ्य आदमियों के साथ उनको बहुत जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई है। जी। और उसमें बहुत ऐसे भी केस हैं जो कि शहर के गणमान्य व्यक्ति थे, उनके साथ मारपीट हुई। उसके बाद इस शहर की बात करूं, और आज भी हम जो है आज पुलिस थाने में थे दोपहर में। जी। 5 वर्ष पहले यहां कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि साहब गली गली में यहां को चिट्टा समझते हैं आप? अब नशे की बात कर रहा हूं जी। शराब का नशा तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। जी। ऐसा नशा जो कि हम सोचते थे कि शायद पंजाब के अंदर इसका प्रचलन चला है पिछले 10-5 सालों में, गंगानगर के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुलेआम बिकने लग गया। हमारे यहाँ का युवा 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का इसके अंदर घुटता जा रहा है। अवेलेबल कैसे है? अवेलेबिलिटी कैसे है? अवेलेबिलिटी, सरकार जागरूक नहीं है। यहाँ के जो सिस्टम है वो इनसे मिला हुआ है, और इन्होंने इस गंगानगर को 5 वर्ष के अंदर इतना बड़ा नुकसान दिया है जिसको आगे संभालना निश्चित तौर पर चैलेंजेबल काम रहेगा। प्रशासन साथ है आपके कहने का मतलब? प्रशासन निष्क्रिय है। 5 वर्षों में गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए खुली छूट दे रखी है। यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको खुली छूट है जी। और ऐसे तत्व पैदा हो गए, कानून व्यवस्था का भट्टा बिठा के इस गंगानगर का छोड़ दिया। गंगानगर क्या, पूरे राजस्थान का कानून भट्टा। लेकिन तत्व बाहर से तो नहीं आए होंगे, यहीं से बने? सब यहीं के बने हैं। जब आप कानून व्यवस्था पे कंट्रोल नहीं है तो आम आदमी इसके अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, खुले रूप से बलात्कार हुए, कुछ सूचनाएं आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा क्राइम का ये गंगानगर और पूरा राजस्थान बना है जिसकी मतलब आप समझो कि सोच नहीं सकते थे भी ऐसा भी हो सकता है। जी। आप जन जन से मिल रहे हैं, अभी लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ तकलीफें उन्होंने बताई? तकलीफ है, अभी तक तो मैंने आपको बताई ऐसी व्यवस्था है जो सीधी कानून व्यवस्था और इनकी बात करी। इस शहर के अंदर
कहते हैं कि सड़कें बनाई हैं, जितना पैसा लगाया है उनका भट्टा बिठा के रख दिया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पैसा लगा है, काम नहीं हुआ है। हनुमानगढ़ रोड बनी जी, एसएसबी रोड बनी, सूरतगढ़ रोड बनी। आप आए हैं, जर्नलिस्ट हैं, टेलीविजन आपके पास, आप जाकर के एक बार नजर करिए कि क्या वो सड़कें अभी 3 महीने पहले या 4 महीने पहले बनी हैं? ऐसा संभव है क्या? इतनी बड़ी बड़ी सीसी रोडें और वो वापिस टूटने की स्थिति में, वो बैलेंस नहीं है जी। और बहुत बुरा अल्सर का किया है। हमारे यहाँ के नगर परिषद, यहाँ की देख लीजिए, अरे हनुमानगढ़ की नगर परिषद का जाकर के देख लीजिए, आपके बिल्कुल पास है, आप जरूर जाइए जी। दोनों दोनों नगर परिषद है। हनुमानगढ़ की नगर परिषद गंगानगर से आधी पॉपुलेशन की है और गंगानगर की नगर परिषद बहुत बड़ी है, आने वाले समय में निगम बनेगा। यहां की स्थिति यह है कि वहां तो बना दिया उन्होंने एकदम शानदार सिटी, और यहां बना दिया हमारे को एक नरक जैसी स्थिति। यहां लोगों के पिछले 5 वर्षों के अंदर ऐसे हजारों ऐसे दुकानदार हैं जिनके दुकानों में पानी गया बारिश का और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक भी इस बात को लेकर के किसी प्रकार की भी जू नहीं रखी इनके ऊपर। और जनता के बीच में हम कहते हैं कि साहब हम वोट मांगने निकले हैं, चुनाव लड़ने लड़े हैं। पट्टों की बात करें, 2-2 वर्षों से आपके पास जनता पट्टों के लिए चक्कर मार रही है, आप पट्टे नहीं बनाते। पट्टे सर, पट्टे होते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, उस एग्रीकल्चर लैंड के अंदर रजिस्ट्री पे बिकता है, उसका बेसिक डॉक्यूमेंट पट्टा होता है, जिसको राजस्थान में पट्टा बोलते हैं, आपके हो सकता है कुछ और डिफरेंट लैंग्वेज होती हो। वो डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत आसान है, पूरे राजस्थान में खूब बने हैं, लेकिन गंगानगर में शून्य है, किसी प्रकार की भी कोई सुनवाई यहां नहीं है। फेलियर की वजह क्या दिखती है आपको? कारण क्या रहे हैं फेलियर के? फेलियर का बिल्कुल साफ, मैं कहता हूं ऐसा फेलियर नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे समझिए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा गंदा शहर बना दिया इन्होंने। ये बात करते हैं कि साहब, अरे भाई आज का 2023 का जमाना है, हर क्षेत्र सुंदर बनता जा रहा है। हमारे सफाई के अंदर रैंकिंग आप देखिए, मुझे लगता है कि लोएस्ट के अंदर जब शुरू करेंगे तो वहां गंगानगर का नंबर खड़ा होता है जी। यहां का प्रत्येक व्यक्ति इस गंगानगर विधानसभा का, मैं बताऊं आपको, इतना ज्यादा परेशान है इस सरकार से कि वो जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना चाहता है। ये सच्चाई की बात है जी। बदल क्या देखते हैं? मतलब ठीक है, बीजेपी को आप बदल देखते हैं, लेकिन पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? इसकी क्या क्या पुख्ता वजह है? ऐसा है, पार्टी किसको टिकट देगी ये पार्टी सोचेगी। मैं मेरी अगर बात करूं तो मैं पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करता हुआ एक लंबे एक्सपीरियंस से टिकट मांग रहा हूं जी। मुझे पार्टी में काम करते हुए लंबा अरसा हो गया। मुझे लगता है कि बहुत शुरुआती दौर की बात करें तो 35-40 साल से हम काम करते थे, लेकिन टिकट मैंने पिछली बार ही मांगी थी। 40 साल, 35-37 साल मांगे। पिछली बार मैंने पहली बार पार्टी से टिकट मांगी थी और इस बार मैं सेकंड टाइम टिकट मांग रहा हूं। पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिली जी, कोई बात नहीं, पार्टी के लिए, हमने पार्टी के लिए काम करते हैं। टिकट की दावेदारी मैंने पिछली बार जताई थी जी। गंगानगर की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो गौशाला की बात करें, ट्रेड यूनियन की बात करें, जिसका मैं वही पूछने वाला था, क्या क्या ड्यूटीज निभाई आपने? ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष रहा हूं, बहुत बड़ी एसोसिएशन है जिसकी चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में चलती हैं, बहुत मेंबर्स हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जी। उसका मैं यहाँ अध्यक्ष रहा हूँ। यहाँ हमारी जो मुख्य संस्थाएं हैं, चाहे वो संयुक्त व्यापार मंडल है, गौशाला है, कल्याण भूमि है, जितने हमारे समाज के ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज की बात करें, वैश्य समाज की बात करें या विभिन्न समाजों की बात करें, सब में ही मैंने अपना प्रतिनिधित्व दिया है जी। भाजपा की बात करें तो अनेक इस राजस्थान के अनेक विधानसभाओं में पार्टी ने मुझे अलग अलग काम के लिए दायित्व दिया, प्रभारी लगाया, वो मैंने किया। गंगानगर की बात करें तो जब पूरा एक गंगानगर का शहर का एक मंडल होता था तो मैं उसका अध्यक्ष रहा जी। फिर जिला महामंत्री बना, जिला उपाध्यक्ष बना, ऐसे सब कामों से निकलते हुए पार्टी के लिए काम किया जी। यूआईटी का चेयरमैन बना, बहुत बड़ा पद होता है, आपको शायद पता होगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, बिल्कुल पैसा नहीं था, मैं उसका चेयरमैन मुझे बनाया वसुंधरा जी ने, भाजपा की सरकार ने बनाया। 2.5 साल का समय मुझे मिला। उस 2.5 साल के अंदर हमने इस यूआईटी को बहुत मजबूत किया, जिसके अंदर मिनी सचिवालय हमने शुरू कराया, जिसमें सारे ऑफिस एक साथ जाने थे। गौतम बुद्ध नगर की चर्चाएं चल रही हैं साहब, ये सब हुआ। ये काम मेरे कार्यकाल में हमने किसानों से भूमि को जो है उनको ली और ये बड़ा एरिया डेवलप किया। इसके अलावा जो यूआईटी के अलावा जो काम थे उसके अंदर हमने बड़ा एक काम किया जी। और मैं मानता हूँ कि अगर मैं मेरे राजनीतिक जीवन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि गंगानगर विधानसभा के
हमारे 21 पंचायतें हैं, 65 वार्ड हैं, लगभग 2,32,35,000 वोट हो चुके हैं जी 203 बूथ हैं। इन सब में मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहुंच चुका हूं। आज से नहीं पहुंचा हूं कि चुनाव लड़ने के हिसाब से मेरा रेगुलर संवाद रहता है जी मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कोई होगा कि 36 बिरादरी हैं, उन 36 बिरादरी जो हैं उसमें चाहे वो SC ST की बिरादरियां हैं, चाहे ब्राह्मण की बिरादरियां हैं, OBC की बिरादरियां हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत डिटेल से उनके बारे में जानता हूं और वो लोग मुझे जानते हैं जी इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस काम में प्रयास हुए जी। हैं। इसीलिए मैं सोचता हूं कि पार्टी अगर मुझे मौका दे तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा सर, जीत के बाद जैसे ही आप जीतते हैं तो क्या क्या काम ठान रखे हैं कि ये मैंने करने हैं अभी? देखिए, जीतते ही सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिन से ही काम शुरू है। हमारी कम से कम 1.5 लाख की आबादी, मतलब जितना बड़ा म्युनिसिपल एरिया है उससे उतनी ही आबादी, जिसमें मैं एरिया बता दूं आपको, जब आप मेरा चौक से आगे निकल जाते हैं तो 3 ही की आबादी आती है, 2 ही, 3 ही, 4 ही। और फिर अब आप हनुमानगढ़ रोड से चले जाते हैं तो लगभग यूं समझिए आप कि अग्रवाल कॉलोनी एक आ जाती है बहुत थोड़ी सी दूर पे, वहां से लेकर के और आगे नाथा वाली रिको और जहां तक एरिया गया सारा डेवलप हो चुका, सारे के सारे एरिए। सूरतगढ़ रोड पे चले जाइए, चाहे होमलैंड है, चाहे सद्भावना नगर है, अभी गौतम बुद्ध नगर है, उधर आप करणपुर रोड पे चले जाइए जो 3 पुल इलाका है, सारे के सारे पंचायत के एरिया हैं जी। 1.5 लाख की आबादी मूलभूत सुविधाओं से जो है वंचित है। मूलभूत सुविधा ये है कि वो शहर का इलाका है, वो कोई फार्मर्स या खेत नहीं रहे उसमें जी, क्योंकि वो पंचायत का क्षेत्र है, ना सफाई होती है, ना वहां नाली बनी है, ना वहां रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना कोई बिजली अच्छी बनती है। वहां की जनता नरकीय जीवन जी रही है। उसको सबसे पहले इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बनाना मेरा प्राथमिकता रहेगी जी। दूसरा, किसानों के लिए पानी की जो समस्या है, विधानसभा के अंदर चाहे मेरी सरकार आए चाहे किसी की सरकार आए, गंगानगर के अंदर गंगानगर की आवाज किसानों की विधानसभा में गूंजेगी। और ये जो पंजाब की सरकार पानी नहीं देती है, इनको मजबूर कर देंगे कि गंगानगर के हिस्से का पानी उनको देना पड़ेगा। वो तो 6 वादे राजस्थान में भी करके आए हैं। देखिए वो क्या करते हैं, हमें लेने देना जी। हम उतना बड़ा दबाव बनाएंगे पब्लिक के दबाव से दुनिया झुकती है जी। और जब जनप्रतिनिधि साथ होकर के चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि उनकी ये ताकत है कि वो हमारे को पानी अपना नहीं दे। सरकार मोदी की सरकार है केंद्र के अंदर, सब प्रयास करेंगे उस काम को कराने की जी। अब उसके बाद चलते हैं जो किसानों की बेसिक समस्याएं, जैसे सरसों नहीं खरीदी, मैंने कहा जी। क्यों नहीं खरीदी, उसका कारण है कि किसी ने प्रयास नहीं किया। केंद्र की सरकार ने राजस्थान को बोला कि साहब आप जो है 12 लाख टन सरसों खरीदिए, और वो अगर 3.5 लाख टन खरीदती है तो 8.5 लाख टन का 7.5-8 लाख टन का शॉर्टफॉल करती है, तो इसका मतलब था कि यहाँ का जो तंत्र है प्रशासन का, उन्होंने काम नहीं किया। यहाँ के जो अफसर हैं, आपको मैं एक बात बताऊं छोटी सी, जी। कि वो कहते हैं किसान से जब किसान की फसल तैयार होती है तो आप गिरदावरी की रिपोर्ट लेके आइए। गिरदावरी समझते हैं आप? जी। 15 दिसंबर तक हाड़ी की बिजाई होती है। हाड़ी में क्या होता है गंगानगर में, मेनली होती है सरसों, गेहूं, आपका बारले, जौ और चौथा चना, ये 4 बड़ी फसलें हैं। इनकी 15 दिसंबर तक जो हमारा पटवारी होता है और जो गिरदावर होता है वो सारी रिपोर्ट बना लेता है कि इस फला गांव में, इस चक में, इस मुरबे में, इस किले में रामलाल, श्यामलाल, छिंदर सिंह, बिंदर सिंह, फूल सिंह, सबके खेतों में क्या क्या बिजाई हुई है और किस किस में, और वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप 31 दिसंबर को आप ले सकते हैं। जी आप ले लीजिए, आप डिपार्टमेंट के पास जाइए और उनको कहिए कि साहब क्या गंगानगर में क्या बिजाई हुई, वो आपको सारी डिटेल दे देगा। ठीक है। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है और तब सरकार कहती है कि साहब आप गिरदावरी की रिपोर्ट लेके आइए, आप ये चीज लेके आइए। आप बोले जब सारा आपके रिकॉर्ड में है लेकिन आपकी मनसा खराब है, वो किसान जिसको माल जो अपने हार्वेस्टिंग करेगा फसल को, जब वो निकालेगा, उसके पास इतने गोदाम नहीं होते, इतना साधन नहीं होता कि वो उसको गोदाम में डाले फिर मंडी में लेके आए, वो औने पौने दामों में अपना माल बेचना पड़ता है। अच्छा, आपके कहने का ये मतलब है कि रिकॉर्ड पहले से ही होते हैं लेकिन परेशान करने के लिए गिरदावरी मांगते हैं। ये सारी सुविधाएं जो है ये आने वाले समय के अंदर गारंटेड सही कर देंगे जी। और मैं दावे से कहता हूं कि मैं जितने क्षेत्रों में गया हूं, मुझे लगता है कि एक ऐसा एमएलए जो कि किसानों के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं हम सुनेंगे और वहां बैठ करके उनकी समस्याओं को हल करेंगे। इजी अवेलेबल अगर कोई एमएलए मिलेगा जी, तो वो पूरी संभावना है कि अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया और जनता का आशीर्वाद रहा तो ऐसी सुविधाएं हम देंगे जी। इस शहर के अंदर जो हालात बने हैं, ये जनता बहुत दुखी है। यहां बाहर से कोई आना नहीं चाहता।
यहाँ की इंडस्ट्री सारी फेल करके छोड़ती, क्योंकि राजस्थान में बिजली नहीं रहती है। जी। ये तो पहले पंजाब में सुना था नहीं रहती। अब गहलोत की जब से सरकार आई है, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम फेल कर दिया। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली के अंदर आपने 2022 के अंदर बिजली के अंदर जो बिल लगाया आपने, उसको पेमेंट कर दिया। 2023 में कहते हैं कि साहब पिछले साल के फ्यूल चार्जेस दीजिए आप। अब वो फ्यूल चार्जेस छोटे मोटे नहीं है जी, वो फ्यूल चार्जेस इक्वल टू बिल है जो पिछले साल आपने बिल पेमेंट किया। आपने बैलेंस शीट बना ली, आपने नफा नुकसान कर दिया। उसके बाद 1 वर्ष बाद वो कहते हैं कि सब पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड आपका फ्यूल चार्ज इस साल लगा रहे जी। हैं। तो ये एक तरह की ठगी जो है वो इस गहलोत की सरकार ने करी है जी। निश्चित तौर पर बड़ी समस्या है। इस शहर को सुधारेंगे, इसको करेंगे। मिनी सचिवालय का काम बंद कर दिया, उसको ठीक करेंगे। आम आदमी जो पटों के लिए लाइन लगाती है वो पटे बनेंगे जी। और मुझे लगता है कि जितनी समस्याएं ये जनता फेस कर रही है, चाहे वो बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, इन सब बातों का हल जो है वो निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पर किया जाएगा। जी सर, अभी अभी तूफान आए, बारिश हुई और नरमे की फसल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। आप मिले किसानों से नरमे की फसलों हम 24 घंटे किसानों के बीच में रहते हैं। भाजपा ने पूरी मांग करी है सरकार से कि इनकी मुआवजा दिया जाए, पर मैं ऐसा कहता हूं कि गंगानगर के लिए तो मुझे लगता है कि ये सरकार सोचती नहीं है, क्योंकि यहाँ के हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो कोई इस तरीके का प्रयास उन्होंने किया नहीं कि यहां मुआवजा मिलना चाहिए। अरे क्यों भाई, बीमा है, सरकार बैठी है, यहाँ के किसानों का कितना पैसा लग गया, बीज का, पेस्टिसाइड का, उनकी लेबर लगती है, इंतजार करता है कि साहब फसल आए तो मैं मेरा कर्जा चुकाऊंगा। उनकी हालत इन्होंने खराब करके छोड़ दी है। बहुत तकलीफ है आपको बताऊं। इसलिए वो सब तकलीफों का इलाज एक ही है कि ये सरकार की विदाई हो, भाजपा की सरकार आए, ताकि किसानों की सुनवाई हो। आम आदमी की अगर बात करें तो आप पूरे शहर में चले जाइए, यहाँ के व्यापारी जिनके घरों में पानी गया, यहाँ के हजारों की बता रहा हूं आपको मैं जी, हजारों ऐसे मकान थे जिनके सारे फर्श बैठ गए, उनकी दीवारें कमजोर हो गई। पानी आपके घर के अंदर 2-2 दिन खड़ा रहा है। आपके पास वे मतलब ये समझिए कि बेसिक्स हैं कि आप बरसात शुरू हुई, जहां से पानी को बाहर निकाल के फेंकना है वहां पंपिंग लगनी चाहिए, सिटी के अंदर पंप लगने चाहिए, नालियां ब्लॉक होती है वहां जेसीबी लगनी चाहिए, छोटे छोटे काम जी। वो काम भी नहीं करते हैं। पानी बरसात भर जाता है पानी, उसके बाद पता लगता है कि साहब पंप तो जो है उसमें बिजली नहीं रहने से चले नहीं, जनरेटर में तेल नहीं, ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, कारण क्या क्या और क्या लगते हैं? जैसे कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि एमएलए किसी और पार्टी का है, नगर परिषद में परिषद किसी और पार्टी की चल रही है, इसलिए टसलबाजी रहती है। 5 वर्षों के अंदर तो सरकार कांग्रेस की, एमएलए निर्दलीय जरूर जीते हैं कांग्रेस के, नगर परिषद के चेयरमैन है कांग्रेस के, सारी सत्ता उनकी, सब काम में उनकी पूरा प्रभाव, लेकिन बर्बाद करके छोड़ दिया इस शहर को। अच्छा, इस बार निर्दलीय को चुना, लगता है कि कहीं ना कहीं फेलियर होता है। जैसे जो पार्टियां होती हैं, रिवायती पार्टियां होती हैं, उन पर लोगों का विश्वास उठ जाता है, इसीलिए निर्दलीय को चुना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये निर्दलीय या बाहर के प्रत्याशी लाने का मतलब यही है कि हम लोगों पे विश्वास नहीं है पार्टी को। वजह क्या हो रही? वजह कुछ नहीं, वजह ये होती है कुछ लो कोटा होता है, कुछ लोहार कोटा है। पुरानी कहावत है ना, लो कोटा लोहार कोटा। लो में तो हम आते हैं जी, और लोहार में सरकार आती है जी, ऊपर पार्टी आती है। हमारे आपस के खिंचाव के कारण ये जो है हमारा प्रत्याशी जो है, पार्टी को ऐसे लगता है कि जो वो हम जब पार्टी के पास जाते हैं वो अपनी बात नहीं करके सामने वाले की बात कर आते हैं कि साहब वो उसमें नहीं है, उसमें नहीं, तो उस कारण से कहीं प्रभाव नहीं है। मैं आज की तारीख में आपको दावे से कहता हूं कि पार्टी ने अगर ढंग से निर्णय पिछली बार भी किया होता तो पार्टी यहां से विजयी होती है, और इस बार भी पार्टी ने अगर सही निर्णय किया, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दी, तो पार्टी निश्चित तौर पर गंगानगर की सीट जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, जैसे बहुत सारे कैंडिडेटों ने जो फॉर्म भर दिए हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं जी, जस्ट एक अपना परिचय जो होता है, बायोडाटा जिसको बोलते हैं, रिज्यूम जिसको बोलते हैं, वो दिए हैं पार्टी को। लेकिन इससे विरोधता नहीं होती पार्टी के अंदर के ये हमारी पार्टी का ये, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा है। मैं तो इतनी बात जानता हूं, मेरी शैली में किसी का विरोध नहीं है। मैं ना किसी भी प्रत्याशी के लिए कोई नेगेटिव बात करता हूं जी। सब लोग मेरे साथ, मैं सोचता हूं, मैं बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं और कहना भी चाहता हूं कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी जो टिकट मांग रहा है उसको हम बाहर जाने देंगे, वो हमारे साथ लगेगा जी। सर, राज्य की बात कर लें, राज्य में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है बीजेपी की ओर से कि किसको बनाना चाहेंगे, कौन चेहरा होगा, तो लगता है किसी ना इसका असर पड़ेगा
क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कि वोट किसको डालना है। अब आपको बताऊं, इस समय मोदी जी इतना बड़ा चेहरा है कि हाँ, राजस्थान क्या पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति वो मोदी की तरफ देखता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई भी बने, निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि वो विचारधारा भाजपा की विचारधारा का होगा जी। और भाजपा इस बात का मैसेज देती है जनता को कि सब व्यक्ति विशेष नहीं जी। है, पार्टी के नियम कायदे, पार्टी बड़ी है जी। इसलिए आने वाले समय में पार्टी का मन है, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चयन हो, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा जी। यहां पर पार्टी की पॉलिसी चलेगी। और अभी मैं आपको बता दूं, इस परिवर्तन यात्रा में मैं भी गया हूं जी। और काफी असेंबलीज में गया हूं जी। इतना जबरदस्त माहौल है भाजपा का। ये कांग्रेस जो है ये मुख्य पार्टी है यहां विपक्ष की जी। विपक्ष की क्या, अभी तो सत्ता में है। कन्हैया मर्डर कांड हुआ, साफ तौर पर किसी एक हिंदू व्यक्ति का कत्ल कर दिया जी। क्लियर कट कत्ल कर रहे हैं और टेलीविजन पे शो हो रहा है उसका। मतलब आप देखिए कि व्हाट्सएप पे चल रहा है और ये सरकार कुछ नहीं करती। इंडिया की जनता सब बातें बहुत नजदीक से समझती है। आपको मैं दावे से कहता हूं कि कोई चेहरा डिक्लेयर करे नहीं करे पार्टी, 200 में से कांग्रेस को ऐसी संभावना मैं बताता हूं आपको, ऐसा लगेगा कि वो कोई ऐसी सीट नहीं है, कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर दावे से कहते कि मैं सीट जीत रहे हैं। और भाजपा के अंदर कम से कम 130 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का मुकाबला ही नहीं है सामने। अपने तजुर्बे से कह रहे हैं? नहीं, मेरा तजुर्बा नहीं है, हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। मैं लगातार पिछले 1 महीने से इस परिवर्तन यात्रा में रहा हूं, जयपुर दिल्ली के मैंने दौरे किए हैं, पब्लिक के बीच में रहा हूं। जो पब्लिक की आवाज आ रही है वो इतनी स्ट्रांग आ रही है। और मोदी जी के इन दिनों में जो कार्य का काम हुए हैं, धारा 370 का काम हुआ, भगवान राम के मंदिर का काम हुआ, जो फॉरेन डिप्लोमेसी जो हिंदुस्तान की चल रही है इतनी स्ट्रांग चल रही है जी। इन सब बातों को लेकर के अब तो कोई किसी तरह की अब दिक्कत ही नजर नहीं आती कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार, कालांतर लंबी समय तक ये भाजपा की सरकार रहने वाली है। जनता की नाराजगियां इस राजस्थान में परिवर्तन की रही है जी। लेकिन पिछली बार जो सरकार बदली वो भी नहीं बदलती थी। गड़बड़ कहां हुई, मैं बताता हूं आपको। गड़बड़ कुछ नहीं हुई। राहुल गांधी ने राजस्थान में आकर के बोला, साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोला, आपने सुना होगा जी। 10 दिन के भीतर राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ। बेरोजगार जितने हैं जी। अब तो दुनिया बेरोजगार है, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने। जी। एक ऐसा लालच, एक ऐसा वायदा उन्होंने किया जनता के बीच में जी। उस वायदे में बड़े बड़े हमारे जो युवा थे, हमारे किसान थे, वो बह गए। और ना एक आदमी का कर्जा माफ किया और ना एक आदमी को बेरोजगारी भत्ता दिया। इवन मैंने खुद सुना है, गहलोत जी ने कहा कि साहब हमारे राज में हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। अभी तो मैं सुनता हूं कभी कोई कहता है 15 बार बढ़ गए, 18 बार बढ़ गए जी। इतनी बार इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। अच्छा, कर्जा माफी अगर भाजपा की सरकार बनती है, मैं कहता हूं भत्ते मिलेंगे? ऐसा है कि मोदी की सरकार ने प्रत्येक किसान के खाते में, आपको पता है कि किसान समृद्धि योजना के तहत उसका पैसा आता है जी। किसानों के लिए, उसकी उपज का दुगना मूल्य करने के लिए मोदी की सरकार लगातार उन्होंने बहुत किए हैं। अभी देखिए आप, हमारे यहाँ मूंग जो है वो 8500 9000 बिक रहा है जी। कॉटन जो नरमा है वो पिछले सालों में तो बल्कि 12-13 हजार चला गया, अभी भी 8 से ऊपर बिकता है। जो कि आज से 4-5 साल पहले जाए 3000 3500 4000 मूंग बिकता था 2500 रुपया। तो किसान की आय बढ़ी है। किसान कभी नहीं चाहता कि साहब हमारा कर्जा माफ हो, किसान कहता है कि साहब हमारे आय बढ़नी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी की सरकार इसलिए कृत संकल्पित है और ये हमारा यहाँ का किसान समझता है। एक और मैं आपको बताता हूं, मेरी एक बार जब मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात करता हूं तो मैंने एक पार्टी को एक राय दी बड़ी प्रमुखता से कि साहब ये जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है इंडस्ट्री के हिसाब से और बड़े एम्पायर के हिसाब से जीडीपी बढ़ रही है, पर आम आदमी खुशहाली आनी चाहिए। उस आम आदमी खुशहाली आने का जरिया है कि अगर किसान की आय बढ़ा दें हम,
तो वो पूरी जीडीपी बाजार की चल जाएगी। उसका कारण है कि किसान के घर में जब सरप्लस पैसा आता है जी तो वो खरीदारी करता है। अब जैसे मान लीजिए किसान की सरसों बिके 3500, जी उसका खर्चा पूरा नहीं होता है। सरसों बिके 6000 7000, जो पैसा 3500 रुपया 3000 उसको प्रति क्विंटल का मिलेगा, प्रति बीघे का 5 क्विंटल होती है 15000, जी। एक मुरबे का हो गया कितना, 2.25 लाख, नहीं सॉरी 3 लाख 4 लाख के आसपास, 3.25 लाख। वो पैसा जो आप बाजार में आएगा, वो कपड़ा खरीदेगा, मनियारी खरीदेगा, मकान बनाएगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, टेलीविजन खरीदेगा, वॉशिंग मशीन खरीदेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, बाजार में जाएगा, खरीदारी करेगा। जब खरीदारी बढ़ती है तो इंडस्ट्री का उत्पादन बढ़ता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है। और जब इंडस्ट्री का उत्पादन बढ़ता है तो डेफिनेटली बेरोजगारी दूर होती है, रोजगारों को काम मिलता है युवाओं को। जी। तो एक आपस में एक ऐसा सर्किल है, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है। तो ये राय देता हूं, और मैं, हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में ये खुशहाली हमारे इस देश के अंदर, और हमारे कम से कम इस गंगा नहर से हम उठा करके इस बात को करें, हमारे हर युवा के पास काम हो, जी। और हम इसके लिए पूरे संकल्पित हैं, और ये आवाज सुनने को मिलेगी। अच्छा, इलेक्शन के नजदीक काफी कुछ फ्री में बांटा जा रहा है, कहीं मोबाइल है, कहीं 8 रुपए में भोजन है। एक बताऊं, 8 रुपए में भोजन तो वसुंधरा की सरकार ने शुरू किया था, उसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई। 8 रुपए में खाना, 5 रुपए में नाश्ता, वैन से मिलता था। हम लोगों ने उद्घाटन भी किया था, मैंने भी कई बार उसमें जाकर के चेक करने के हिसाब से खाया कि भाई देखें तो सही है, भोजन सही मिल रहा जी। है। वो 8 रुपए वाला भोजन दिल्ली में 100 रुपए की थाली नहीं मिलती, जी। 150 रुपए की, वो 8 रुपए मिलता था। उन्होंने वो बंद कर दिया था, अब उसको नाम बदल के इंदिरा रसोई। वो योजना भाजपा की थी। फ्री की बात सुन लीजिए आप, पिछली बार, अब 3 महीने के लिए कहते फ्री दे रहे हैं साहब। अब ये क्या करेंगे, जनता क्या है, बहुत समझदार है। जी। एक बार तो मूर्ख बना दिया हमने, दूसरी बार राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं बनती। ये राजस्थान की वो जनता है जो 1 साल उत्पादन करती थी और 3 साल अकाल पड़ता था, 3 साल तक वो 1 साल के उत्पादन से खाती थी। वो राजस्थान के लोग हैं, इसलिए राजस्थान की जनता दोबारा बेवकूफ नहीं बनेगी। ये गहलोत ने पिछली बार भी ठगी मारी, बहकावे के अंदर आकर के उन्होंने कहा कि कर्जा माफ, ये माफ, ऐसी ये योजनाएं, और ये 230 40 50 रुपए की किट से कोई आदमी कहे कि मैं वोट खरीद लूंगा, जनता इसके दुत्कार रही है। लेकिन आपके पास तोड़ क्या है? कोई तोड़ की जरूरत नहीं है, हमारे पास तोड़ है मोदी का विश्वास, आम आदमी की आय बढ़ना, आम आदमी की सुनवाई होना। ये क्या है आप बताइए मुझे, क्या है ये किटें? आप 1000 2000 रुपए का आप किसी आदमी को बेनिफिट देके वोट खरीद रहे हैं। ये निश्चित तौर पर जनता समझती है, और इस बार इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और ये राजस्थान की जनता पूरे हिंदुस्तान को इस बार मैसेज देने वाली है जी कि साहब फ्री बांटना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता ने बांटने के बाद भी वोट नहीं दिया। अच्छा, पंजाब में बिजली फ्री है, यहाँ पे बिजली महंगी है। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे आम आदमी के मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, यहाँ पे मेडिकल सुविधा फ्री मिलेगी, यहाँ पे एजुकेशन फ्री मिलेगी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे। आपके पास क्या है? हमारे पास विद्यार्थियों के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पास तो बहुत कुछ है। मोदी की सरकार ने लगभग 200 के आसपास स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए हैं। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसके अंदर बिना गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर सरकार 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक का लोन दे रही है। जी। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष हो, मतलब स्किल्ड हो, और वो अपना काम करे। जैसे जूते बनाने वाला जूते बनाता था, अब जूता चाइना से आता है। फर्नीचर बनाने वाला फर्नीचर बनाता था, खाती कितने लंबे लोग राज करते, फर्नीचर चाइना से आता है। हमारे जो नहाने की बाल्टी है चाइना से आती है। दिवाली इंडिया में बनती है, पटाखे चाइना से आते हैं। पतंग जो है हमारे बच्चे उड़ाते हैं, रील जो है वो चाइना से आती है। मंगलसूत्र जो है वह, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर जो है महिलाओं का, वो हिंदुस्तान की आवश्यकता है, बाकी वर्ल्ड में कोई नहीं लगाता, चाइना से आता है। राखी जो है रक्षाबंधन की, हिंदुस्तान का त्योहार है, चाइना से आ रही है। ऐसे सब काम जिससे कि हिंदुस्तान के हमारे युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। और ये चाइना का तो बट्टा कस दिया पार्टी ने, भाजपा की सरकार ने। आने वाले समय में सिर्फ आप 5 साल इंतजार करिए, इस देश के प्रत्येक युवा के पास काम होगा, और इस देश का कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो बेरोजगार होगा। उसका कारण सिर्फ यह है कि देश के अंदर मोदी जैसी सरकार है, और योगी जैसे यहां के मुख्यमंत्री यूपी के हैं, जिसने कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग कर दी। ऐसे मुख्यमंत्री की डिमांड पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व से मांग आ रही है
कि हमें योगी जैसा जो है लीडर चाहिए जी। और अमित शाह जैसा ऐसा होम मिनिस्टर चाहिए जो बोल्डली बात करता है और देश हित की बात करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना विश्वास जनता के अंदर बढ़ा है। और पहले हमारे माइनॉरिटी के लोग, ये आपको नई और बात बताता हूं जी, माइनॉरिटी के लोग कहते थे कि साहब ये भाजपा को वोट नहीं देंगे। मैं अभी इन दिनों में माइनॉरिटी के लोगों से बहुत मिला हूं। पहली बार ऐसा होगा, आपको बताऊं, इस लोकसभा चुनाव में भी होगा 2024 में और 23 के विधानसभा चुनाव में होगा जी। हिंदुस्तान की माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम लोग, उन बातों उनको बात समझ आ गई कि मोदी की सरकार रहेगी तो हमारे बच्चे जो हैं वो रोजगार में लगेंगे। और ये उल्ली सीधी सरकारें आ गई, जो ये गठबंधन, चोर गठबंधन खड़ा हुआ है, ऐसी सरकारें आई तो केवल केवल ठगी मचाने का काम करेंगे। 50 वर्ष उनकी सरकार रही, 55 वर्ष, और 55 वर्ष में एक मुस्लिम जो है वो गरीब का गरीब रह गया। जी। हमारा लेबर का काम करने वाला उनकी झोपड़ियों के अंदर रह गए। मोदी ने आते ही करोड़ों के मकान उनको दिए हैं जी। साफ सुथरी सड़कें दिए हैं। इस पूरे हिंदुस्तान में कचरे के ढेर लगे रहते थे, घर घर कचरा इकट्ठा होता है। जी। इस देश के अंदर सुंदरता बढ़ी है। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, जी। ऐसी रोडें जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं यूरोप भी गया हूं और बहुत ऐसी कंट्रियों में गया हूं, कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो यूरोप के अंदर नहीं है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, और केवल 9 वर्षों में। तो आने वाले समय के अंदर मुझे नहीं लगता कि अब हिंदुस्तान की जनता मोदी के अलावा या भारतीय जनता पार्टी के आगामी समय में जो भी लीडरशिप आएगी, जी। लंबे समय तक भाजपा की सरकार बनेगी। और निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक स्टेट का जी। और पूरे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेगी ये सरकार, ये पक्की बात है। जी। अच्छा, हल्के की हम बात कर रहे थे, शहर की भी बात कर रहे थे, क्राइम की बात आपने की, नशे की बात आपने की। आपकी सरकार आती है, नशे और क्राइम का क्या होगा? मैं आपको गंगानगर की बता देता हूं। मैं अगर एमएलए बना जी। तो आते ही 3 महीने के अंदर इस गुंडागर्दी और नशे को हम बंद करके छोड़ देंगे। अब कैसे करना है, ये काम हमारा है। 3 महीने सर, केजरीवाल 3 महीने बोले छोड़ थे। दिया। केजरीवाल ने क्या कहा है? पंजाब में बोला था। पंजाब में कुछ बोला होगा। केजरीवाल क्या बोलता है, ये भाजपा का आदमी बोल रहा है। जी। हमारे यहां के प्रशासन को और हमारे यहां के पुलिस प्रशासन को इस बात की सरकार की इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है कि हम गंगानगर के अंदर ये काम नहीं होने देंगे। जी, बहुत अच्छी बात की आपने और खुल के बातें हुई, काफी सारी बातें साफ भी हो गई और आपकी जो विचारधारा है वो भी आपने खुलकर हमारे सामने रखी। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मेरे जो सुनने वाले हैं उन सभी को बहुत मेरा नमस्कार। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। नमस्कार जी। तो श्री गंगानगर की हमने बात की, राजस्थान की बात की, जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है इस वक्त दंगल, उसकी भी बात की। अब देखना होगा कि इस अखाड़े में कौन विजयी होता है और ऐसे ही श्री गंगानगर में जो अखाड़ा चल रहा है कौन जीतेगा, उसका ये सत्ता दंगल। तो फिर से नई मुलाकात होगी, नए शख्स के साथ मिलेंगे, एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, इसी दंगल की और बातें करेंगे। तब तक आप बनिए रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा पब्लिक गार्डियन राजस्थान। नमस्कार।